दोस्तों नमस्कार, सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में भी हम कुछ जनरल साइंस के पीवाईक्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने 2 वीडियोस पीवाईक्यूज़ की अपलोड की है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो और हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। दोस्तों बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। दोस्तों आज का हमारा पहला यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। यानी दूध दही में किस किस कारण जमता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो कि दूध में पाया जाता है और ये दूध को दही में जमने में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि दूध से दही बनने का कारण क्या है, आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और आपको पता होगा कि दूध में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड आपका पाया जाता है और यही आपका जो है एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इसमें होता है जिसके कारण आपका दूध दही में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट आपका बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है। बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक कैसा होता है, आपका घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। तो बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक जो होता है वो घट जाता है। यानी बर्फ़ क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। जब हम उसके ऊपर क्या करते हैं, स्केटिंग करते हैं। क्या करते हैं, बर्फ़ के ऊपर स्केटिंग करते हैं तो उसका दाब बढ़ाने पर आपका बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट आपका स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील क्या है, एक प्रकार की मिश्र धातु है, जबकि वायु एक क्या है, मिश्रण है। तो आपका स्टेनलेस स्टील क्या है, एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है, एक मिश्रण है। वायु क्या है, आपकी मिश्रण है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो पर्यावरण का अध्ययन हम जीव विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। क्या करते हैं, इकोलॉजी के अंदर करते हैं। पर्यावरण का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं, इकोलॉजी के अंदर करते हैं, यानी हिंदी में पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान में किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, आपका फ्लोरीकल्चर। क्या कहा जाता है, फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है। तो किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को कहा जाता है, ये क्या होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, जो त्वरण होता है वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। तो एक अस्थायी कण कौन सा है, आपका न्यूट्रॉन जो है एक प्रकार का अस्थायी कण है। क्या है, अस्थायी कण है आपका न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से, यानी न्यूक्लियस में आपको क्या क्या पाया जाता है, तो आपके क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका क्या है, नाभिक में पाया जाता है। तो क्वेश्चन किसी प्रकार बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अवयव पूछा है, नाभिक के अवयव पूछा है, तो नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। नेक्स्ट आपका सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सजावटी वृक्ष और जो झाड़ियाँ होती हैं, सजावटी वृक्ष और झाड़ियाँ जो होती है उनके संवर्धन से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है, आर्बोरी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्बोरी कल्चर कहा जाता है। सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है, आर्बोरी कल्चर। ये आपसे पूछा सकता है कि सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आर्बोरी कल्चर कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था, उत्तल लेंस क्या करता है, जो बड़ी वस्तु है उसको छोटा कर देता है। ठीक है, और जो अवतल लेंस होता है वो छोटी वस्तु को बड़ा कर देता है। तो निकट दृष्टि दोष में आप कौन सा लेंस यूज़ करोगे, अवतल लेंस यूज़ करोगे। दूरदृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया के संबंध बल है। तो न्यूटन की गति जो तीसरा नियम है उसके अनुसार जो क्रिया प्रतिक्रिया का बल होता है वो किससे संबंधित है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। तो आपका जो आपकी क्या है बल है वो क्या है, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगा होना चाहिए। यानी एक ही वस्तु द्वारा बल नहीं लगना चाहिए, यानी एक ही वस्तु पर बल नहीं लगना चाहिए। तो यानी वस्तु द्वारा
व्यक्ति पर और व्यक्ति द्वारा वस्तु पर। ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर बल लग रहा है और दूसरी वस्तु से पहली वस्तु पर बल लग रहा है। तो यानी भिन्न भिन्न वस्तुओं पर, अलग अलग वस्तुओं पर क्या लगना चाहिए, बल लगना चाहिए, तभी आपका क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होगा। नेक्स्ट आपका प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है। तो प्रत्येक, अभी हमने इसके ऊपर जस्ट क्वेश्चन किया है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है आपका, गति विषयक तृतीय नियम है। क्या है, न्यूटन का गति का तृतीय नियम आपका है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया लगती है, नहीं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो कौन सा नियम है आपका, गति का तृतीय नियम। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो माइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, कवक का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, कवक का अध्ययन हम किस में करते हैं, माइकोलॉजी में करते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति का किस नियम का कारण संभव है। तो जल में तैरना न्यूटन की कौन से नियम के कारण संभव है, तो आपका तृतीय नियम के कारण संभव है। तो जल में तैरने के लिए कौन सा नियम कारणवश है, आपका न्यूटन का तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी जल में तैरना है तो आप क्या कर रहे हो, जल में बल लगा रहे हो और जल आप पे बल लगा रहा है, तो दोनों विपरीत भिन्न भिन्न वस्तुओं पर बल लग रहा है। यानी जल के द्वारा आप पे लग रहा है, आपके द्वारा जल पे लग रहा है। तो जितना बल आप जल को लगाओगे उतना ही बल जल आप पे लगाएगा। तो ये आपका क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और इसी कारण से व्यक्ति क्या करता है, पानी में तैर पाता है। तो जल में तैरना न्यूटन की गति का कौन सा नियम है, तृतीय नियम है। नेक्स्ट आपका, कोई पिंड जब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तब तक वस्तु क्या होती है, विराम अवस्था में ही रहती है। यह कथन किसका है, तो किसका है, न्यूटन का है। तो ये कौन सा नियम बोलता है, जब कोई पिंड जब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। तो ये कौन सा नियम है आपका, न्यूटन का प्रथम नियम है। कौन सा नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम है, जिसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये जड़त्व का नियम भी इसे हम कहते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम भी ये है। तो ये कथन किसका है, तो भाई न्यूटन का नियम है, तो न्यूटन का ही कथन होगा। तो ये क्या हो गया, न्यूटन का कथन हो गया। न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो न्यूक्लियन किसको कहा जाता है, न्यूक्लियन किसको कहा जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को समूह में आपको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है। तो न्यूक्लियन सामान्यतः किसके लिए कहा जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। पॉजिट्रॉन एक है, पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन एक क्या है, धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, परंतु जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है, एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है, तो एग्रोफॉरेस्ट्री किसे कहते हैं, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठ या बारहमासी वृक्ष लगाना। ये कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर क्या है, काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। तो यानी जिस भूमि पर आप क्या कर रहे हो, कृषि कर रहे हो, और उसी भूमि पर आपने क्या कर दिया, यानी जो हार्ड लकड़ी वाले कोई ऐसा पेड़ लगा दे जो 12 माह से खिला हुआ रहता है। ठीक है, तो ऐसे वृक्ष को लगाना आपका क्या कहलाता है, एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। यानी आपने साथ साथ में कृषि के साथ साथ में क्या है, फॉरेस्ट को भी बढ़ावा दे रहे हो, तो एग्रो फॉरेस्ट्री। तो बड़े बड़े वृक्ष आप कहाँ लेते हो, कास्ट मतलब होते हैं लकड़ी देने वाला वृक्ष जो है आपका, वो कहाँ होता है, जंगलों में होता है। तो यानी आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हो, यानी कृषि भी कर रहे हो, और आप फॉरेस्ट्री भी कर रहे हो, यानी फॉरेस्ट भी बना रहे हो, तो वो हो गया फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री, तो दोनों आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आप क्या कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर क्या लगा रहे हो, काष्ठ बारहमासी वृक्ष भी लगा रहे हो, तो वो आपको क्या लगा, एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाएगा। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, ठीक है, एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन है, तो एक्सोबायोलॉजी आप क्या है, बाह्य ग्रह और अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन है ना। तो बाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। यानी पृथ्वी से बाहर जो ग्रह हैं और अंतरिक्ष में कहीं जीवन को ढूंढना, वो आपको क्या कहलाएगा, एक्सोबायोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सोबायोलॉजी कहलाएगा। मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो मोनोजाइट किसका अयस्क है, थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, थोरियम का अयस्क है आपका मोनाजाइट। क्या है, मोनाजाइट किसका अयस्क है, थोरियम का अयस्क है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है, तो बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है, आपका एल्यूमिनियम। किसका, एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है आपका बॉक्साइट। क्या है, बॉक्साइट क्या है आपका, एल्यूमिनियम का अयस्क है। कार्नेलाइट किसका खनिज है, तो कार्नेलाइट किसका खनिज है, आपका मैग्नीशियम का। तो कार्नेलाइट किसका खनिज है, मैग्नीशियम का खनिज है। तो यानी कार्नेलाइट से आपका क्या है, मैग्नीशियम प्राप्त होता है। गन मेटल किसका अयस्क है, तो गन मेटल किसका अयस्क है, तांबा, टीन और जिंक का। किसका है, तांबा, टीन और जिंक का अयस्क है आपका गन मेटल। लहसुन की अभिलक्षणी गंध का क्या कारण है, तो लहसुन में जो गंध होती है वो किसकी वजह से आती है, सल्फर की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है, सल्फर की वजह से आपकी ये गंध विकसित होती है। तो लहसुन की अभिलक्षणी गंध का कारण क्या है, सल्फर।
जल में आसानी से घुलनशील है, तो जल में आसानी से घुलनशील आपकी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, जल में आसानी से घुल जाती है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। भारी जल एक प्रकार का है, तो भारी जल एक प्रकार का क्या है, मंदक है। तो भारी जल क्या है, एक प्रकार का मंदक है। क्या है, मंदक है। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है, कौन कोलाइड नहीं है, तो कोलाइड सॉल्यूशन कौन सा है, रक्त आपका कोलाइड सॉल्यूशन नहीं है। तो ब्लड आपका क्या है, कोलाइड सॉल्यूशन नहीं है। पनीर किसका उदाहरण है, तो पनीर किसका उदाहरण है, एक जेल का उदाहरण है। पनीर क्या है, एक जेल का उदाहरण है। माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला किसका मिश्रण होता है, तो माचिस की जो तीली होती है उसके सिरे पर जो मसाला लगा होता है वो किसका मिश्रण होता है, तो लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है, तो कौन सा एक अनुचुंबकीय है, तो ऑक्सीजन एक प्रकार का अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या एक प्रकार का अनुचुंबकीय पदार्थ है। जो तत्व ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है वह क्या कहलाता है, वह कौन है, तो जो तत्व ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो केवल एक आयोडीन है जो आपके ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो ऑक्सीजन आयोडीन जो है आपका ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है, तो सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा, आपका सीसा। सीसा क्या है, आपका पास सर्वाधिक स्टेबल एलिमेंट आपका है सीसा। तो आपका जो है सर्वाधिक स्थायी तत्व है आपका सीसा। कौन जल से हल्का होता है, तो जल से हल्का कौन सा तत्व होता है, सोडियम। सोडियम क्या होता है, जल से हल्का होता है। सोडियम क्या होता है, जल से हल्का होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस पाई जाती है, आपकी आर्गन के साथ मरकरी वेपर पाई जाती है। तो बहुत बार क्वेश्चन बनाए हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, आर्गन के साथ मरकरी वेपर। क्या है, आर्गन के साथ मरकरी वेपर जो है आपका ट्यूबलाइट में भरी जाती है। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित है, ठीक है, तो एडवर्ड जेनर ने किस रोग की खोज करी थी, आपकी चेचक की खोज की थी। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने आपकी क्या है, चेचक रोग की खोज की थी। मानव में गुर्दे के रोग किसके प्रदूषण से होता है, तो गुर्दे का रोग किसके पॉल्यूशन से होता है, आपका कैडमियम के पॉल्यूशन से आपका गुर्दा रोग होता है मानव में। मानव में किडनी का रोग जो होता है वो किसकी वजह से होता है, कैडमियम की प्रदूषण की वजह से होता है। बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है, तो बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है, टीबी के लिए लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, 6 रोग के लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका। तो 6 रोग यानी टीबी की बात कर रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस। तो आपका बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है, तो आपका 6 रोग के लिए लगाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, आपका जल। तो प्रकाश संश्लेषण से जो जल ऑक्सीजन पैदा होती है वो किसकी वजह से होती है, जल की वजह से होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन पैदा होती है वो किसकी वजह से होती है, यानी हमारे जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है वो किसकी वजह से है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नहीं है, वो किसकी वजह से है, जल की वजह से है। किसकी वजह से, जल की वजह से। तो जल से जो ऑक्सीजन निकलता है वो आपका क्या है, हमारे वायुमंडल में हमारे लिए ऑक्सीजन पैदा करता है। और ये आपके क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है, तो पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है, तो आपका श्वसन क्रिया करता है पत्ती। पत्ती आपका क्या करती है, पौधे में श्वसन क्रिया करती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन। कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। किस गैस का प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है, तो वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है, वार्षिक वलय संख्या के आधार पर। तो यानी जो आपके पेड़ों पर क्या होती है, वार्षिक वलय, यानी एक वर्ष में एक जो रिंग आपकी बनी होती है। आपने चीड़ के पेड़ में भी देखा होगा, या अक्सर किसी पेड़ में आप देखोगे तो उसमें क्या होते हैं, रिंग बनी होती है। क्या बनी होती है, रिंग बनी। जब पेड़ को काटा जाता है तो उसके आप देख सकते हो उसके बीच में क्या हो, रिंग बनी होती है। तो जितनी ज़्यादा रिंग होगी उतने उसका आयु होगी। तो यानी एक वर्ष में एक रिंग बनती है। तो वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है, वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है, तो आपका कौन सा किया जाता है, कॉर्निया किया जाता है। क्या किया जाता है, कॉर्निया किया जाता है। तो कॉर्निया का प्रयोग करते हैं हम जब आप नेत्रदान करते हैं। जब कोई भी व्यक्ति क्या करता है, नेत्रदान करता है तो उसके आंख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है, तो कॉर्निया उपयोग किया जाता है। यानी वो पूरा नेत्र दान नहीं करता है, उसका कॉर्निया उसका क्या करता है, वो दान करता है। तो नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है, कॉर्निया उपयोग किया जाता है। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। तो साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। मानव शरीर
कि किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो किस अंग की हड्डी जो है तो सबसे लंबी होती है, तो फीमर यानी जांघ की हड्डी होती है सबसे लंबी होती है मानव शरीर में। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ऑक्सीटोसिन। तो गाय और भैंस के अगर थनों से दूध निकालना है तो उसके लिए कौन से हार्मोन की इंजेक्शन लगाया जाता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। परखनली शिशु से संबंधित है, तो परखनली शिशु से संबंधित है आपका अंडाणु का निषेचन परखनली के अंदर होता है। अंडाणुज का जो निषेचन होता है वो परखनली के अंदर होता है। परखनली शिशु का मतलब क्या होता है, परखनली शिशु का मतलब है कि जो अंडाणुज है यानी आपका जो अंडाणु है यानी एग आपका जो है उसका निषेचन जो है किस में होता है, परखनली में होता है। मादा के शरीर में नहीं होता है आपका, क्या है परखनली में उन दोनों का क्या किया जाता है, निषेचन किया जाता है। उसमें से युग्मज जब डेवलप हो जाता है तो उसको आपका क्या है स्त्री यानी मादा के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो गर्भाशय में इंजेक्ट किया जाता है। तो परखनली शिशु क्या होता है, अंडाणुज का निषेचन परखनली के अंदर होता है, इसका मतलब होता है परखनली शिशु। मानव शरीर में पसलियों की संख्या के कितने जोड़े होते हैं, तो मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, 12 जोड़े। कितने होते हैं मानव पसलियों में, कितनी जोड़े होते हैं, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, 12 जोड़े होते हैं। किस द्रव में एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान के अनुभव करती है, तो किस द्रव का एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान महसूस होती है, तो लैक्टिक एसिड। जब हमारे शरीर में क्या होता है, लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो आपका क्या हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, थकान महसूस होती है। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है वो आपका निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में आपका क्या होता है, रेड ब्लड सेल का आरबीसी का निर्माण होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है, अपकेंद्रण। क्या है, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है, आपका अपकेंद्रण पर आधारित है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस पर आधारित है, अपकेंद्रण पर आधारित होता है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग क्या होता है, क्रायोजेनिक्स क्या होता है, आपका अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन और दूरमिति में होता है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रा उसको हम कहते हैं। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है, अंतरिक्ष यात्रा में, चुंबकीय प्रोत्थान और दूरमिति में प्रयोग किया जाता है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। क्या होता है, पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि कौन सी, आपके संवेग आपकी क्या है, सदिश राशि होती है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब किसी झील की तली से उठकर कोई वायु का बुलबुला होगा वो ऊपरी सतह पर आता है तो उसका साइज आकार क्या होता है, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका आकार बढ़ जाएगा। तो ये तो दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट जो PYQs हमने डिस्कस करे। ठीक है, एक बार हम इनको क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। आपने यहाँ पर 39 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो एक बार हम फिर से कर लेते हैं। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना क्या होगा, घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, पारिस्थितिकी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड के उत्पन्न त्वरण होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। एक अस्थायी कण है आपका न्यूट्रॉन, एक अस्थायी कण है। परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आर्बोरिकल्चर कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए व्यक्ति को हम किस प्रकार लेंस प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष के व्यक्ति के लिए चश्मे का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और तथा प्रतिक्रिया का संबंध हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगा होना चाहिए। प्रतिक्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, या न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कवक का। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तृतीय नियम। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा जाता, कौन सा नियम है, न्यूटन का नियम है। और किसका कथन है, न्यूटन का कथन है। ठीक है, न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। प्रोजीट्रॉन धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। एक्सोबायोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, बाह्य ग्रह और अंतरिक्ष में जीवन का। मोनोजाइट किसका अयस्क है, थोरियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। कार्नेलाइट किसका खनिज है, आपका मैग्नीशियम का। गन मेटल किसका अयस्क है, तांबा, टीन और जिंक का। लहसुन की अभिलक्षणी गंध किसके कारण होती है, सल्फर के कारण। जल में आसानी से घुलनशील होता है, नाइट्रोजन। भारी जल एक प्रकार का मंदक है, इनमें से कौन कॉलाइड नहीं है, रक्त आपका क्या है, कॉलाइड सॉल्यूशन नहीं है। पनीर आपका जेल है, एक प्रकार का जेल है। माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला लाल फास्फोरस और गंधक से मिलकर बना होता है, यानी सल्फर, लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस और सल्फर से बना होता है।
अनुचुंबकीय है, किसकी प्रकृति अनुचुंबकीय है? आपकी ऑक्सीजन की प्रकृति क्या होती है? अनुचुंबकीय होती है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह आयोडीन है। सर्वाधिक स्थायी तत्व है सीसा, ठीक है। जल से हल्का होता है सोडियम। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन और मरकरी वेपर भरा जाता है। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित है? चेचक रोग से। मानव में गुर्दे का रोग होता है यानी किडनी का रोग होता है आपका कैडमियम के कारण। बीसीजी का टीका आपका टीबी में लगाया जाता है, क्षय रोग में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्ती। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। नेत्रदान में दाता कि आंख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? कॉर्निया। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? फीमर। गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। परकनली शिशु के संबंध है आपका अंडाणुज का निषेचन परकनली के अंदर होता है। मानव शरीर में पसलियाँ कितनी होती है? 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। किस दरों में एकत्रित होने पर मांसपेशियाँ थकान का अनुभव करती है? लैक्टिक एसिड। स्तनधारियों में लाल रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रण। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा और चुंबकीय प्रोत्थान और दूरमिति में। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? पृष्ठतनाव। कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग। जब किसी झील की तली में उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। तो ये तुम्हारे आज की इंपॉर्टेंट PYQs। तो मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ दोस्तों, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।